और मैं ये समझता हूँ कि आज जिस जगह हम बैठे हैं, जिस उपाधि पर हम हैं, आज मैं जैसे एक डॉक्टर हूँ, शायद मान्यवर काशीराम जी की वजह से ही हूँ। उन्होंने एक दलित समाज को एक वो ताकत दी कि हम समाज में खड़े होकर ये कह सकें, हाँ मैं दलित हूँ और मैं हक से कहना चाहता हूँ कि हाँ मैं दलित हूँ। उन्होंने ये पूरा हक दिलाया हम लोगों को। पहले हम ये सोचते थे और आज भी काफी लोगों के मन में ये होता है कि मैं अपनी जाति को एक सोशल लाइफस्टाइल में निकालूं नहीं, बताऊं नहीं, किसी से छुपा के रखूं और मैं सोसाइटी में एक अपना नाम भी दबा के रखूं कि किसी को मालूम नहीं पड़ जाए कि मैं एक दलित हूं। लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने हमारे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इतनी बड़ी जगह बिठाला हमें कि आज हम हक से कह सकते हैं कि हम एक दलित हैं और हम बहुत अच्छी जगह बैठे हैं जहां तक शायद कोई दूसरा आदमी पहुंच भी नहीं पाया। मान्यवर काशीराम जी के बारे में आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं सभी। मान्यवर काशीराम जी के साथ मैंने तो काम नहीं किया, पर हाँ आप सब बुजुर्गों ने, सम्मानित व्यक्तियों ने जरूर काम किया है। मैं उनके साथ नहीं रहा। हाँ, मुझे एक बात का अच्छा मिला कि मैं 2006 में 9 अक्टूबर को उनके अंतिम यात्रा में जरूर सम्मिलित था, संविधान में था और यहाँ तक कि शोक सभा में भी था। और उनका जो परिनिर्माण किया गया था दाह संस्कार निगम बोध घाट पर, मैं उसमें तीनों कार्यक्रमों में मुझे मौका मिला था। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत में उस समय पर इन लोगों ने क्रांति करके, बाबा साहब अम्बेडकर की बात बहुत हुई, मान्यवर काशीराम जी की बात हुई, ज्योतिबा फुले जी की बात हुई। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, बस 1 मिनट का। एक पत्थर है, बहुत बड़ा है, मैं अक्सर कहता हूं एक पत्थर है बहुत बड़ा है और उस पे लोग चोट पे चोट मार रहे हैं उसको तोड़ने के लिए। लगभग उस पे 99 बार हो चुके हैं, यानी 99 बार उसके ऊपर बार हो चुके हैं। सभी ने हिम्मत दिखाई उसको तोड़ने की, पर वो नहीं तो टूटा। और कोई बलशाली व्यक्ति आ गया, उसने कहा ये पत्थर तुमसे नहीं टूटा, तो आपने कहा कि इसे आप ही तोड़ दो। तो उस व्यक्ति ने एक चोट मारी खींच के और वो पत्थर टूट गया। तो ये आप कभी मत मानिए कि वो एक चोट में टूटा है, उसके ऊपर 99 चोटों का पूरा पूरा असर है। आरक्षण के जनक महाराज छत्रपति साहू जी महाराज, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया। संत रविदास, संत कबीरदास, बिरसा मुंडा, अच्युतानंद, गुरु घासीदास, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए, जब ये देश जातिवाद का पूर्ण रूप से शिकार था, मानसिक गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस टाइम पर उन लोगों ने क्रांति लाने का काम किया। 4 बार सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, यह बात सही है। लेकिन जब ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक थी, ना मैसेंजर था, कुछ भी नहीं था, उन लोगों ने मेहनत करके घर घर जा करके, अभी कैसी पिप्पल साहब ने एक उदाहरण दिया कि जिस जगह पर 15 लोग नहीं मिले, जिस जगह पर 15 लोग नहीं मिले, उस जगह पर उन्होंने 5 सीट जिताने का काम किया। तो ये वाकई में साधुवाद के पात्र हैं, इनका जज्बा साधुवाद के पात्र है। मेरा मानना यही है कि रजाइयों में बैठ के क्रांति नहीं होती है, उसके लिए दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण हमको कार्य करना होगा। और भगवान बुद्ध ने कहा अंतिम क्षण तक हमें प्रयासरत रहना है, आशावादी रहना है, निराशावादी नहीं रहना है। 2027 के लिए हम भी पूरी तरह से आपके साथ हैं, परंतु ये सच्चाई है कि कोई भी कुर्बानी या कोई भी समाज त्याग की पूजा करता है, स्वार्थ की कभी कोई पूजा नहीं करता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के त्याग की पूजा होती है, मान्यवर काशीराम जी के त्याग की पूजा होती है, और यही त्याग हमारे नेताओं में जिस दिन हो जाएगा तो हमारी जनता भी पीछे नहीं हटेगी। जिनकी सिर्फ एक सोच थी कि एक मिशन है हमारा, एक समाज है हमारा, उन्होंने हमारे पढ़े लिखे सभ्य लोगों को एक विचारधारा में जन्म दे करके उनको जगह जगह सीटें दी, राजनीतिक लाभ दिए, आरक्षण लाभ दिए। मगर आज पढ़ा लिखा समाज अपने स्वार्थों की वजह से, पढ़े लिखे समाज में कुछ ही लोग अपने स्वार्थों के वजह से, कोई संस्था में बैठा है, कोई राजनीति में बैठा है, अपने सीटों के लालच में समाज को बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप वो सोच पैदा कर लें जो हमारे महापुरुषों ने सोच पैदा की थी कि हमारा मिशन, हमारी सोच, हमारी ताकत, हमारी एकता, हमारे आदर्श
ही एक रहेंगे और हमें जो नेतृत्व करेंगे उन लोगों की बातों पे हम विशेष ध्यान करेंगे। बाबा साहब की बनाई हुई आरपीआई, बाबू हरिदास जी आबडे साहब की बनाई हुई आरपीआई अम्बेडकरी, उनको समाप्त किया गया। मान्यवर साहब के द्वारा बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी के लिए भी साजिशें रची गई और रची जा रही हैं। अब हम लोग काफ़ी दिक्कत में हैं और जिस 85% समाज को मान्यवर साहब ने एक जगह लेकर के आए और उस जगह ला करके बहन जी के रूप में 4 बार इस इतने बड़े सूबे का मुखिया बनाया, और जो हमारे अपोनेंट हैं उन्होंने अपनी साजिशों से हमको उस जगह पे ले जाके जा रहे हैं जहां हम 26 जनवरी 1950 से पहले थे। तो मैं इस संगठन के जो मुखिया हैं उनसे और आप सभी बुद्धिजीवियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भाई आप लोगों का अध्ययन किस तरीके से होता है, आप लोग किस तरीके से अपने संगठन में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि मान्यवर साहब ने कहा था कि मैंने एक किताब पढ़ी, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, मैंने अपनी घर छोड़ दिया। और मैंने आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आज बाबा साहब को जिन लोगों ने बिल्कुल इस देश से ऐसा हिसाब बना दिया था कि वो उनको जाना ही नहीं जाए, तो ये मान्यवर साहब की देन है कि आज बाबा साहब को, फुले साहब को, पेरियर साहब को, हमारे महापुरुषों को हम लोग जानते हैं। आप लोग ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस 85% समाज को हम उन्हें एकत्रित सेंट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें काम करना चाहिए। बहुजन समाज के सिपाहियों और लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं, आज के इस सब अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अभियान, जो कार्य बाबा साहब का कार्य आगे बढ़ाने का जो कार्य किया मान्यवर काशीराम साहब ने, आज वो कारवां इतना बढ़ गया आगे कि विरोधी समर्थक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मान्यवर को न जानता हो। उस कारवां को इतना बढ़ा दिया आगे। और मैं अवसर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी महापुरुष के कारवां को बढ़ाने के लिए उसके अनुयायियों की भी प्रमुख जिम्मेदारी होती है, और वो बदलते समय के साथ बढ़ तो गया। मैं इस अवसर पर बहुत संक्षिप्त में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं संक्षिप्त में 2 सेंटेंस में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मान्यवर ने जब सामाजिक चिंतन को, सामाजिक संघर्ष को आगे बढ़ाया सामाजिक संगठन के माध्यम से और राजनीतिक रूप से उस कारवां को आगे बढ़ाया और बहुजन के अंदर ये पैदा कर दिया जज्बा कि हमको बनना है, नेतृत्वकारी बनना है हमको। लेकिन इस अवसर पर निसंकोच में एक बात कहना चाहता हूं कि बदलती परिस्थितियों में मान्यवर ने यह शुरुआत की थी कि शासक बनो और इस बहुजन के दिमाग में, एक एक के दिमाग में यह भर दिया था कि हम शासक बने। और उसका रूप क्या हुआ वर्तमान में शासक बनने के चक्कर में मान्यवर का कारवां तो अभी चल रहा है, लेकिन बिखर रहा है, वो डाइवर्जन हो रहा है, कंसंट्रेशन
न होकर के वो डाइवर्जन की तरफ चल गया है। ये बहुजन समाज ये तो कह रहा है, मान्यवर की बात तो करता है, लेकिन बिखराव क्यों? उस शासक बनने के चक्कर में नेताओं ने जो टिकट नहीं मिलती थी, सामाजिक कार्य करते थे, उन लोगों ने जब नहीं मिलती थी तो अपना संगठन बना करके अपनी पार्टियां बना ली और उस कारवा को बिखेर दिया। जब उसको डाइवर्जन कर दिया तो मेरे शब्दों के साथ कहना चाहता हूं, काश मान्यवर ये कहते हैं उस समय पर कि हमको अपना शासक बनाना है, तो वो जो है जो व्यक्तिगत भावना लोगों में शासक बनने की आ गई, यदि बनाने की आई होती तो वो कारवां आज पूरा भारतवर्ष में उसका एक छत्र शासन होता, एक छत्र राज्य होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमको मान्यवर के कारवां को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने अभियान को केंद्रित करना पड़ेगा। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।